हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 6 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर सेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम बता दें आपको, बायोलॉजी का ये ABCD चैप्टर है। मीन्स आपको बायोलॉजी आगे नहीं आ सकती अगर आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा, सेल को नहीं समझा क्या होता है, तो आपके बायोलॉजी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ओके, तो व्हाट इज सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल होता क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो सेल क्या है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम आप हो, चाहे कोई छोटा एनिमल हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा एनिमल हो, चाहे कोई छोटा सा प्लांट हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्लांट हो, या छोटा सा इंसेक्ट हो, हर कोई अगर लिविंग है, अगर उसमें जीवन है, तो वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है। उसकी पूरी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, हमारी अपनी एक बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। इतना छोटा स्ट्रक्चर है सेल। ठीक है, हम कह सकते हैं हमारी पूरी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल बनाता है। तो जैसे किसी बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसमें बहुत सारी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर है एक बड़ी सी बिल्डिंग बना ली जाती है। वैसे ही एक लिविंग बॉडी भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट है हर एक लिविंग बॉडी की, वो सेल कहलाती है। अब ये बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल भी होती है और फंक्शनल यूनिट भी होती है। सबसे अच्छी डेफिनेशन, सबसे इजी डेफिनेशन है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी किसने की थी, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको ऑब्जर्व किया था। कहाँ पे, तो एक बार्क ऑफ ट्री में ऑब्जर्व किया था। मतलब ट्री की जो छाल होती है उसको निकाल के उन्होंने अपने बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से उन्होंने देख लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था कि कुछ एक सेल जैसा स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे ब्लॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, हनी बी जैसा, और उसको उन्होंने सेल नाम दिया था। ठीक है, हालांकि उस टाइम पे जो वो सेल देखी थी उन्होंने, वो डेड थी, क्योंकि बाकी सेल हमेशा डेड होती है। ठीक, तो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी इन्हीं का नाम ना जानते हैं हम, रॉबर्ट हुक का। और फर्स्ट टाइम सेल का नाम किसने दिया था, तो भी हम रॉबर्ट हुक को ही जानते हैं। ठीक है, अब एनिमल में डिस्कवरी किसने की थी, तो एनिमल में देख लिया था एंटोनी वॉन लीवेंहॉक, एक फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने देखा था किसमें, तो ब्लड ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के छोटे से ब्लड सेल को देख लिया था इन्होंने, और बताया कि ये हर एक लिविंग स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट है। ठीक है, और इनका भी जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्होंने भी अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व किया था। यानी इनका माइक्रोस्कोप भी था और इनका माइक्रोस्कोप भी था। ठीक है, इनका खुद का बनाया हुआ। ओके, चलिए अब हम समझ गए सेल का इन्वेंशन किसने किया, कहाँ होता है सेल। ठीक, अब देखो सेल टू टाइप, सेल के जो बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप के हो सकते हैं। एक तो यूनिसेलुलर और दूसरे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक, और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। तो जब कोई लिविंग बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनती है तो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लेकिन जब कोई लिविंग बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है, जैसे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी होती है, जैसे कि ह्यूमंस की, हमारी और आपकी, तो उस लिविंग बॉडी को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। ओके, अब ये यूनिसेलुलर है, इतना छोटा सा सेल हर एक वर्क कर रहा है, वो लिविंग कैसे है, तो यस, एक ऐसा भी जीव होता है जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा और बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होती हैं, वो सब यूनिसेलुलर सेल होते हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर ही उनका रेस्पिरेशन भी हो जाता है, डाइजेशन भी हो जाता है, एक्सक्रीशन भी हो जाता है, सारा मेटाबॉलिक फंक्शन एक ही सेल के अंदर हो जाता है उनका। ठीक है, तो ये होती है लिविंग सेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर। ओके, मल्टी सेलुलर में हम ह्यूमंस आ जाते हैं, फिशेज हैं, और इतना बड़ा पीपल का ट्री है, वो सब, मतलब सब कुछ आ जाता है। ठीक है, यूनिसेलुलर में बहुत छोटे आ जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेल का शेप कैसा होता है। तो वैरायटी ऑफ सेल का शेप मिलता है आपको। ठीक है, बहुत वैरायटी है इनके शेप की, हर एक जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल मिल जाएगा। आप लोग देखो स्पर्म का सेल कैसा होता है,
बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया भी होते हैं, और कोकाई मतलब स्फेयर शेप भी बैक्टीरिया भी होते हैं, कॉमा शेप भी बैक्टीरिया होते हैं। तो उनका शेप डिफरेंट डिफरेंट उनके सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है। एल्गी स्पायरोगायरा, इसका शेप देखो फिलामेंटस एल्गी होती है, फिलामेंटस सेल होती है इसका, ठीक, रेक्टेंगल शेप का। ठीक है। और राउंड शेप का आपका रेड ब्लड सेल जो होती है आरबीसी, वो राउंड स्फेरिकल सेल होती है, ठीक, डिस्क शेप की होती है। तो ये सब क्या है, सेल के शेप है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल। स्मूथ जो मसल्स के सेल्स को आप लोग देखोगे तो इस तरह से टैपरिंग होती है उनके साइड साइड में, और बीच में ऐसा मोटा होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इनका सेल भी डिफरेंट है। लीवर की सेल्स देखोगे तो आप लोग इस तरह की देखोगे, रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर में होगी, है ना। और वाइट ब्लड सेल को देखोगे तो इस तरह से होता है ना। और लॉन्गेस्ट सेल है ये कौन सी है, नर्व सेल, न्यूरॉन। तो ये भी एक सेल है, एक सिंगल सेल है और इलोंगेटेड सेल है ना। अमीबा भी आप लोगों ने पीछे देखा, तो उसका तो सेल का कोई शेप ही नहीं होता है, वो किसी भी टाइम पे अपने शेप को चेंज कर सकता है ना। ये ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा सेल माना जाता है, लार्जेस्ट सेल मानते हैं, बहुत बड़ा सा एक एग ऑस्ट्रिच का कितना बड़ा है, वो सिंगल सेल है ना। तो हम कह सकते हैं वैरायटी ऑफ शेप मिल जाएंगे आपको सेल्स के, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलते हैं। क्लियर। अब साइज क्या होता है इनका, तो साइज भी आपको बहुत वैरायटी का मिलेगा, ह्यूज वैरायटी है इसके साइज का, हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज का मिलेगा। अगर लार्जेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रिच का एग सबसे लार्ज सेल माना जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जीके में। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल, यह जो हमारी बॉडी के अंदर होती है नर्व सेल, ये जो नर्व सेल है ये हमारी बॉडी के अंदर होती है, हमारा ब्रेन इसी से बना होता है, नर्व सेल से। ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी सेल होती है। ठीक। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो बैक्टीरियल सेल, बहुत स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल का साइज होता है वो वैरायटी ऑफ साइज मिलेगा आपको, ह्यूज वैरायटी ऑफ साइज मिलेगा। ठीक। ओके। अब सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी क्या है, तो कुछ साइंटिस्ट थे, 3 मेन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, सेल की थ्योरी दी थी, और सेम थ्योरी इन लोगों ने दी थी। ठीक है। अपनी 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 बात इन्होंने रखी थी, और अपने अपने टाइम पे इन्होंने डिस्कवर किया, चीज़ों को समझा, ऑब्जर्व किया, उसके बाद एक सेल थ्योरी दी। ठीक है। अब ये साइंटिस्ट कौन कौन से थे, तो स्वीडन और स्वीडन और स्वान, ये दोनों बहुत फेमस साइंटिस्ट है। स्वीडन जो थे बॉटनिस्ट थे, बॉटनी के थे, मतलब प्लांट्स को की स्टडी कर रहे थे, और जो स्वान थे वो जूलॉजी की स्टडी कर रहे थे, यानी एनिमल्स पर वो वर्क कर रहे थे। और विर्चो, ये भी एक साइंटिस्ट थे। तो ये तीनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी थी। ठीक है। तो ये हमारे विर्चो सर हैं, और ये हैं स्वीडन सर, और ये स्वान। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी बातें जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे, सेल थ्योरी जिसे हम कहते हैं, तो वो बताया था। क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि आल सेल ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितनी भी सेल है वो कैसे बनी है, अपनी पुरानी पेरेंट सेल से बनी है। ठीक है। हर एक सेल अपनी पेरेंट सेल से बनी है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से प्रेजेंट सेल से बनी है। ठीक। सेकेंड पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 1 या फिर मोर देन 1 सेल से मिलकर बने। ठीक। नेक्स्ट, सेल्स इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट कौन कहलाती है, तो सेल कहलाती है। और सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल यूनिट है वो भी सेल ही होती है। ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट सेल थ्योरी के अंदर में आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा बना होता है। तो आप लोग देखोगे इतने छोटे से सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इनमें 3 तो आपको मेन मेजर पार्ट मिलेंगे, इसेंशियल पार्ट मिलते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली दिखाई देंगे आपको अलग से। तो ये क्या होते हैं पहले तो इनको देख लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर पाए जाने वाले आपको अदर ऑर्गेनिज्म जो मिल रहे हैं, इसके सेल ऑर्गेनेल्स मिल रहे हैं, वो देख लेंगे। ओके, तो चलो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो देखो सेल मेम्ब्रेन वो होती है, पूरा का पूरा जो सेल है वो एक पतली सी बिल्कुल थिन लेयर से घिरा हुआ होता है, पूरा सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, वही होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल थिन, उसे ही हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ईच सेल सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, इसे ही हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होता है और फ्लेक्सिबल होती है। लाइक आप बैलून में आप कर लो, पानी फिल कर लो, ठीक, पानी भर के आप टांग लो, तो बिल्कुल वैसा ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपको सेल में दिखेगी। ठीक, उसके बाद लिविंग स्ट्रक्चर होता है, सेल एक लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो रॉबर्ट हुक ने देखा था, उन्होंने नॉन लिविंग स्ट्रक्चर देखा था सेल का। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लांट की बार्क सेल से लिया हुआ पार्ट था जिसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब यही सेल जब प्लांट में फिक्स हो जाता है, बहुत टाइम बाद मैच्योर हो जाता है, तो वो कुछ सेल ऐसी होती है जो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे बार्क की सेल है, जाइलम की सेल्स हैं, कुछ फाइबर्स वगैरह सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा है। इस तरह की सेल्स जो होती हैं वो डेड सेल होती हैं। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। इसका क्या मतलब है सेलेक्टिवली परमेएबल? सोचो कितना बड़ा खेल है गॉड का कि वो सेल जो बना रहा है उसमें भी इस तरह की मेम्ब्रेन रख रहा है कि उस मेम्ब्रेन के अंदर वही चीज़ें अंदर एंटर करेंगी, वही मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करेंगे जिसको वो मेम्ब्रेन चाहेगी, जिसको वो सेलेक्ट करेगी। अदरवाइज जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब आउट कर देगी। ठीक है, तो ऐसी होती है ये परमिएबिलिटी इसकी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्ट करके वो चीज़ों को एंटर करती है, अदरवाइज उनको वो बाहर कर देती है। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। नेक्स्ट, सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? अभी देखो, प्लांट भी सेल से मिलके बने होते हैं, एनिमल भी सेल से मिलके बने होते हैं, लेकिन प्लांट की सेल और एनिमल की सेल में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, इन्हीं सब डिफरेंस में से एक डोमिनेंट जो मतलब मेजर डिफरेंस है, एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी, बट प्लांट सेल में ही आपको सेल वॉल प्रेजेंट मिलेगी। ओके, तो सेल वॉल स्ट्रक्चर किस में होता है? तो ओनली प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेगी। कहाँ होती है? तो इस पूरे एरिया को, पूरे सेल को कवर करने वाली पहली मेम्ब्रेन कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड पे जो मेम्ब्रेन होती है, जो वॉल प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है प्लांट में? देखो, हम लोग की जो सेल होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर रहते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी जाके शेडो में रह लेंगे, है ना। लेकिन प्लांट बेचारे क्या करें, वो तो नेचर में रहते हैं, वो सीधे खड़े रहते हैं, उनके पास कोई मूवमेंट नहीं होता कि वो चल के कहीं और चले जाएंगे, है ना। जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे खड़े रहेंगे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे पानी बरसे, चाहे जो कुछ हो, है ना। तो उनके सेल को प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए, है ना। तो उनके सेल के प्रोटेक्शन के लिए कौन वर्क करता है? सेल वॉल। तो बाहर के हर एक इन्वायरमेंट से, हर एक जर्म से, हर चीज़ों से बचाने वाला काम कौन करता है? सेल वॉल करती है प्लांट में। इसलिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाया गया है प्लांट सेल का। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। हर एक प्लांट सेल सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट डालो। ठीक, इट इज़ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये क्या है? सेल वॉल क्या है? एक तरह का नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये भी ध्यान रखना। गिव शेप और रिजिडिटी टू प्लांट सेल। अब ये क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को? एक तो एक डेफिनेट शेप देता है और एक रिजिडिटी टू प्लांट, रिजिड स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर देता है और प्रोटेक्ट करता है प्लांट को डिजीज से, जर्म से और इन्वायरमेंट से, सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। फ्रीली परमेएबल होता है। अब देखो,
हम लोग सेल मेम्ब्रेन में देखे थे वो सेलेक्टिव परमेएबल होता है, बट ये जो सेल वॉल होती है फ्रीली परमेएबल होती है, यानी सारे मॉलिक्यूल, सारे मिनरल, सारे सॉल्यूशन सब जाओ, सबको एंट्री है। ओके, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सबको एंट्री नहीं देती, वो केवल सिलेक्शन के बेसिस पर देती है, जिसको सेलेक्ट करेगी उसी को अंदर ले जाएगी। क्लियर? तो ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल वॉल। नेक्स्ट, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? अब देखो हम लोगों ने सेल पढ़ लिया है ना, सेल के चारों तरफ एक होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल थिन सेल मेम्ब्रेन होती है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? तो एक प्रोटीनियस लिक्विड भरा होता है इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो भी चीज़ें फिल हैं यहाँ पर, सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड पार्ट, वो सब कहलाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सेमी लिक्विड होता है और कलरलेस होता है। ठीक है, यहाँ आप लोग देखो कलरलेस है बिल्कुल। ठीक है, और ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस, एक तरह का ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस होता है। तो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक तो लाइट को ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ होती है, ठीक है, और एक होती है ट्रांसल्यूसेंट, कि हल्का सा ये लाइट को ट्रांसफ़र करती है, ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र करती है, तो इन्हें कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो ये होते हैं ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस। अब फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन से, ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में भरी होती है। पूरा स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन के बीच का होता है। ठीक है, तो अब हम समझ गए, सेमी लिक्विड होता है, कलरलेस होता है और ट्रांसल्यूसेंट होता है, हल्का सा लाइट को ट्रांसफ़र करेगा, पूरा नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियस क्या होता है? व्हाट इज़ न्यूक्लियस? तो अभी हम लोगों ने देखा कि साइटोप्लाज्म के इनसाइड पे एक गोल गोल सा पार्ट था, वो न्यूक्लियस था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और फिर इसके चारों तरफ उसको कवर करता हुआ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक, तो ये हो गया न्यूक्लियस। तो इट स्फेरिकल, गोल गोल सा था तो स्फेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। ये समझ लो, हम लोग के अंदर जैसे ब्रेन होता है ना, वैसे ही हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। जैसे हम लोग का ब्रेन पूरी बॉडी को कमांड करता है, वैसे ही सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है पूरी सेल को कमांड करता है। मतलब हर एक वर्क न्यूक्लियस चाहेगा तभी होगा सेल के अंदर, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो पूरे सेल को ये कमांड करता है। फिर रेगुलेट्स, एक कोऑर्डिनेशन, आपके पूरे सेल की लाइफ को, सेल की जो प्रोसेस चलती रहती हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब कि एक सीक्वेंस से काम करवाता है और रेगुलेट करता है, वर्क करवाता है इससे। ठीक है, रेगुलर। अब इम्पॉर्टेंट रोल ये देता है कहाँ पर? सेल डिवीज़न पर। जब भी कभी सेल डिवीज़न हो रहा होता है, कोई सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे लास्ट में। ठीक, सेल जब कोई 1 से 2 डिवाइड हो रहे होते हैं या 1 से 4 डिवाइड हो रहे हैं, तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक न्यूक्लियस का। ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे। न्यूक्लियस इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हर एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका होता है। ठीक है, अब ये जो आप लोग स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये भी चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी साइटोप्लाज्म जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बस वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसलिए उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज ए स्मॉल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। आपको यहाँ पर एक येलो कलर की बॉडी दिख रही है, बिल्कुल छोटी सी डार्कर कलर की, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और जो हमारा न्यूक्लियस है, यानी इस साइड पे इसके अंदर क्रोमोज़ोम पाए जाते हैं। अब क्रोमोज़ोम क्या होते हैं? तो क्रोमोज़ोम ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डीएनए भी होता है, और ये क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी किसी पेरेंट से उसके बच्चे में आता है, यानी अगर क्रोमोज़ोम ना हो तो पेरेंट से बच्चे ही नहीं बन सकते। तो समझ गए आप? तो ये होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। फिर
सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल। अब देखो हम लोगों ने मेन पढ़ लिया इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली सेल की। क्या क्या चीज़, पहले तो हमने सेल वॉल पढ़ ली, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, साइटोप्लाज्म क्या होता है वो पढ़ लिया, न्यूक्लियस क्या होता है। तो जो एक मेजर पार्ट है सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पड़े होते हैं इसी साइटोप्लाज्म के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। ठीक, तो इनमें आता है एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम ER कहते हैं, ER के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे फोल्डेड, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आपको बस इसका नाम ही ध्यान रखना है। ठीक है, और गोल्गी बॉडीज़ इस तरह की होती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बिल्कुल टच करती हुई या फिर बिल्कुल उसके पास में। ओके, फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हर एक सेल का। ये देखो इस तरह का ये बना हुआ है और इसे हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें सारा एनर्जी, मतलब सारा जितना भी सेल का एनर्जी होता है वो सब इसी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, सारी एनर्जी इसी से ये लोग लेते हैं। फिर प्लास्टिड क्या होते हैं, तो प्लास्टिड स्पेसिफिक प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलता। ठीक है, अब प्लास्टिड क्या होता है ये अभी हम लोग देखते हैं। ओके, वैक्यूल एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, इस तरह का एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। प्लांट सेल में होगा तो बड़ा सा होगा, एनिमल सेल में कभी कभी बिल्कुल छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, और कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में आपको 1 या 2 वैक्यूल ही मिलेगा और एक लार्ज साइज का मिलेगा। ठीक है, इतना लार्ज होता है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस है वो उसको साइड कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल थे और इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो प्लास्टिड क्या होता है, सबसे पहले तो प्लास्टिड की बात कर लेते हैं, है ना। तो प्लास्टिड क्या है, प्लांट सेल में स्पेसिफिक मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता। ठीक है, अब प्लांट सेल में प्लास्टिड होता क्या है, तो 3 टाइप के मेनली प्लास्टिक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पर होगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, आप लोग यहाँ स्पेलिंग देख लेना, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, तो ये है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से पूरे प्लांट का कलर ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लांट का कलर ग्रीन क्यों होता है, तो उसका आंसर ये होगा कि क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जाता है और जिसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्लास्टिड का टाइप है। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ये कलर्ड होते हैं, ये स्पेसिफिक ग्रीन कलर के होंगे, बट क्रोमोप्लास्ट आपको डिफरेंट कलर के मिलेंगे। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट आपको बिना कलर का मिलेगा, मतलब कलरलेस होता है। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, सोचो जब कोई फल है वो कच्चा रहता है तो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक, तो उसके अंदर उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसलिए वो ग्रीन होता है, आराम से वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब वो पक जाता है तो पकने के बाद वो जो क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट था वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कलरफुल हो जाता है। ठीक, जो फ्लावर का कलर है कभी येलो होता है, कभी रेड होता है, कभी ब्लू होता है, तो ये डिफरेंट कलर उसके क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स का कलर पकने के बाद क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, जब तक वो कच्चा है तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। अब ये ल्यूकोप्लास्ट में जिसमें कोई कलर नहीं होता, ये कहाँ होता है, तो ये सीड के अंदर होता है। सीड के अंदर आपको देखा होगा कोई कलर नहीं होता, वाइट का कलर होता है। ठीक, या फिर पेल येलो कलर होता है, पेल वाइट कलर, है ना। तो क्या ये या तो सीड में मिलेंगे या तो आपको रूट की सेल्स में मिलेंगे। रूट में भी आप लोग देखते हो कलरलेस होती है, अगर अंदर कट करके देखो, है ना। तो ये होते हैं प्लास्टिड, 3 टाइप के होते हैं, इम्पॉर्टेंट। ओके, अब वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल भी अभी हम लोगों ने देखा था और ये भी बताया था कि प्लांट सेल होगी तो उसके अंदर वैक्यूल या तो 1 या 2 पाया जाएगा। बड़े वैक्यूल होते हैं, इसके लार्ज साइज के वैक्यूल होते हैं। ठीक, ये आपको ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बाहर निकाल के देखा जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है वैक्यूल का। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, तो ये क्या होता है चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट।
ठीक है। और इसके अंदर फिल क्या होता है, तो वाटर और वेरियस टाइप के सब्सटेंस का सॉल्यूशन मिक्स होता है, इसके अंदर फिल होता है। ठीक है, ये एक नॉन लिविंग है, ये एक नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनेल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल में या तो बिल्कुल स्मॉल साइज के होंगे, नंबर ऑफ वैक्यूल होंगे, और या तो एब्सेंट भी होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं वैक्यूल। नेक्स्ट, अब डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखो मेन जो डिफरेंस है वो ये है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, कि जैसे कि सेल वॉल, प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलेगी और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी, एब्सेंट होगी। ठीक, प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक, प्लांट सेल में आपको वैक्यूल लार्ज साइज की मिलेगी, इसमें स्मॉल साइज की होगी या तो फिर एब्सेंट होगी। ठीक है, अब ये प्लांट सेल में आपको जो फ्लैजिला मिलेंगे वो केवल गैमीट्स में मिलेंगे। अब गैमीट क्या है वो आप लोग बाहर आगे चल के देखोगे, आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हो। ठीक, ये 3 पॉइंट कंसीडर करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही मेजर इसके दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और अब कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट हो या एनिमल सेल हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ भी होती है, रफ भी होती है। ठीक, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सब ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बोथ में मिलेंगे, आपको दोनों में मिलेंगे। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गया दोनों में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है सेल डिवीज़न। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन अभी आपके लिए छोटा सा ही टॉपिक होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा जानना है सेल डिवीज़न होता क्या है। तो सेल डिवीज़न इज प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। यानी कि सेल डिवीज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से एक सेल, जिसे हम पेरेंट सेल कह दिए, वो एक से 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीज़न। ओके, तो ये हो गया यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट, बस इतना ही कुछ था। और अगर कुछ भी आपको इसके अलावा जानना है इस चैप्टर के बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।